नेक्स्ट एडवांटेजेस क्या है एफआरएस के? इट इज सिंपल, लो और जीरो अपफ्रंट कॉस्ट, फिक्स द इंटरेस्ट रेट। ये तीनों इसके एडवांटेजेस हैं। आसान होता है, ओटीसी ओवर द काउंटर मिल जाता है, इसकी कोई इनिशियल कॉस्ट नहीं देनी पड़ती, बेयर नहीं करनी पड़ती, प्लस ये आपका इंटरेस्ट रेट फिक्स कर देते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगेन फिक्स डेट है, फिक्स डेट पे इसकी एक्सपायरी हो जाती है, उस डेट से आगे पीछे आप वर्कआउट नहीं कर सकते। अनअट्रैक्टिव रेट है, हो सकता है आपका ये रेट जो फिक्स हुआ हो वो अनअट्रैक्टिव हो। काउंटर पार्टी रिस्क है, किसी एक पार्टी का तो नुकसान होता ही है, और प्लस कोई एक पार्टी वो भी डिफॉल्ट भी कर सकती है। हो सकता है वो बोले कि मैं नहीं पे कर सकता, लोन वापस ही नहीं कर सकता, मैं डिफॉल्ट हो गया हूँ, ये भी रिस्क रहता ही है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। Today is 1st January 2006. Devorosity Limited will borrow 6 million on 31st March 2006 and will repay this debt on 31st December 2006. The base rate is currently 1% and Devorosity can borrow short-term debt at 8% above the base rate. तो बेस रेट ये है और इससे 8% अबव तक यानी 9% तक ये बोरो कर सकते हैं। अ फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट इज अवेलेबल एट 1.25%। सो द बेस रेट on 31st March 2006 is 0.75%. सो बेस रेट जो है वो हमें लेनी है। ऑलराइट, सो लेट्स फर्स्ट चेक द रिक्वायरमेंट। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द अप्रोप्रिएट टाइप ऑफ एफआरए इन दिस केस वुड बी अ 3 to 9 एफआरए। पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने मंथ्स के लिए लोन ले रहा है। 31st मार्च को ले रहा है तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यस, 3 to 9 वुड बी वैलिड। 9 मंथ्स के लिए ये लोन ले रहा है तो 3 to 9 एफआरए वुड बी वैलिड, ट्रू। एफआरए रेट वुड बी 9.25%। एफआरए रेट क्या 9.25% होगा? तो हमारा एफआरए रेट जो अवेलेबल है वो 1.25% है, और ये 1% इसका बेस रेट है। तो एफआरए तो 1.25% है, तो 0.25 उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन वो बोरो 8% अबव कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हम देखते हैं। एफआरए रेट इज 1.25%। ठीक है, एफआरए रेट इज 1.25%। फिर आप देखें कि जो ये हमने यहाँ पे क्या सोचा, 3 to 9 एफआरए, ये ट्रू नहीं है, ये हमने गलत कर दिया, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स क्यों है? रीजन, 3 to 12 FRA. The contract starts in 3 months and lasts for 9 months. And therefore, the FRA should be 3 to 12. क्यों 3 to 12? क्योंकि ये इस पीरियड में तो 9 मंथ्स हैं, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट किस दिन किया? 3 मंथ्स पहले किया, तो 9 + 3 12 मंथ्स हो गए। यानी कि आपने आज के दिन फॉर एग्जाम्पल 1st जनवरी को ये कॉन्ट्रैक्ट किया, और 3 मंथ्स बाद यानी मार्च में ये स्टार्ट होगा और 9 मंथ्स बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन एफआरए में आप एंटर कब हुए? 1st को, तो लिहाजा आपको एफआरए 3 to 12 का चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमारा, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्योंकि मैंने ये जान के किया ट्रू, क्योंकि स्टूडेंट्स यही देख के फौरन हाँ कितने मंथ्स का लोन है तो ये ट्रू कर देते हैं। बट द रियलिटी इज कि आप एंटर कब हुए? 1st जनवरी को। 1st जनवरी से 31st दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो है 12 मंथ्स, सो 3 to 12। नेक्स्ट, if the base rate was actually 0.75% on 31st March, this would result in an obligation on Divorcee Limited to make an FRA payment. Is it true? अगर बेस रेट हमारा एक्चुअल में 0.75 होता और FRA हमारा 1.25 ही है, तो यानी जो इन दोनों का डिफरेंस है वो किसको पे करना पड़ेगा? डेब्रोसिटी को? आई थिंक सो। यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। Next, if the base rate was actually 0.75% on 31st March, this would result in FRA payment or receipt of 22,500.
क्या इस पर FRA पेमेंट जो डॉलर्स में बन रही है वो 22,500 है? तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आपकी 6 मिलियन की बोरोइंग है, ठीक है। इसका बेस रेट क्या है? बेस रेट 0.75 है। 1.25 और 0.75 में क्या डिफरेंस है? इट इज 1. इट इज 0.5। 0.5 का डिफरेंस है। एंड 0.5% मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स के लिए है ये? 9 मंथ्स के लिए। 9/12। Let's see if we are doing it correctly. Yeah, see, 22,500। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला। डिफरेंस multiply by 6 million, multiply by 9/12. So this is the amount that you're going to, that Diversity will actually pay. Next, interest rate futures. Interest rate futures contract is a contract to receive or pay interest on the notional standard quantity of money at an agreed future date at a specified rate of interest. अब ये फ्यूचर्स एक और तरीके की हेजिंग टेक्निक है जिससे हम इंटरेस्ट रेट को हेज कर सकते हैं। कह रहे हैं कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। फ्यूचर्स हम पढ़ के आए हैं ना, फ्यूचर्स जिसमें हम रिसीव करेंगे या पे करेंगे इंटरेस्ट ऑन अ नोशनल स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मनी एक अग्रीड फ्यूचर डेट पे ऑन अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। Okay, like an FRA, an interest rate futures hedge is designed so that if a company makes a loss on a transaction, चाहे borrowing या investing में, due to interest rate change, then it will make a profit in the futures market. यानी future हुआ हुआ है, अगर उनका एक transaction पे जहाँ पे उन्होंने borrow किया है या फिर lend किया है, इन दोनों में से एक किसी भी transaction में अगर उनका लॉस होता है, तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे डेफिनेटली उनका प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों ही नेट ऑफ हो जाएंगे। नेट ऑफ एंड दैट्स ऑल। नो लॉस नो प्रॉफिट। इसी तरह अगर बोरो और लेंड में प्रॉफिट होता है तो फ्यूचर में उनका डेफिनेटली लॉस हो जाएगा एंड देन अगेन नो प्रॉफिट नो लॉस। सो इफ अ कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑन अ ट्रांजैक्शन ड्यू टू इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स देन इट विल मेक अ लॉस इन द फ्यूचर मार्केट। तो आई होप ये दो जुमले समझ आ गए होंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम। ओके ओके ओके। Types of interest rate futures contract. Contract to buy. With interest rate futures, what is being bought is the entitlement to interest receipts. अगर हम फ्यूचर्स खरीद रहे हैं तो वी आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट रिसीट्स। अगर हम फ्यूचर्स बेच रहे हैं वी आर एंटाइटल्ड टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट्स। अगर हम खरीद रहे हैं, a contract to receive interest at a fixed rate would be appropriate for an investor. This is called contract to buy. Whereas अगर हमें इंटरेस्ट पे करना है और उसको हम फिक्स करा रहे हैं तो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल। ये समझ इसलिए आ जाना चाहिए क्योंकि हम अभी मनी मार्केट फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क में फ्यूचर्स पढ़ के आ रहे हैं, जहाँ पे फ्यूचर्स का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। अगर वो क्लियर है तो ये चीज भी बिल्कुल सिमिलर है। सिर्फ इसमें फर्क इतना है कि वहां पर हम एक्सचेंज रेट देख रहे थे, यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं। दैट सिंपल। So setting up a futures transaction, 3 steps for a borrower. Borrower आज के दिन एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा टू सेल या टू पे इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड रेट इन फ्यूचर। कंप्लीट द एक्चुअल ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेगा स्पॉट मार्केट में एंड देन क्लोज आउट द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय डूइंग द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू डिड इन स्टेप 1 बाय एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू बाय रिसीव इंटरेस्ट। तो सिंपल है कि इसको हमने नेट ऑफ करना है। एडवांटेजेस क्या है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के? फ्यूचर्स आर वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एक एडवांटेज है। काउंटर पार्टी रिस्क इज लोअर, यानी यहाँ पे एक एक्सचेंज की जो गारंटी है वो ट्रांजैक्शन को गारंटी करती है, इसमें कोई डिफॉल्ट का चांस नहीं है। डिसएडवांटेज में क्या है? इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स ओनली अवेलेबल इन लार्ज स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइजेस, बड़ी अमाउंट्स में ही ये अवेलेबल होता है। पोटेंशियल लॉसेस जो कंपनी के फ्यूचर्स में होंगे will be required to place a deposit with the future exchange, which may need to be topped up on a daily basis if contract is incurring losses.
अब वही वाली बात है कि अगर फ्यूचर में नुकसान हो रहा है तो फिर डिपॉजिट करने पड़ेंगे पैसे, अगर फ्यूचर में फायदा हो रहा है तो फिर ले सकता है, वो पैसे निकाल सकते हैं। देयर इज अ रिस्क दैट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स डू नॉट मूव एग्जैक्टली इन लाइन विद स्पॉट रेट्स सो दैट द हेज इज नॉट इफेक्टिव। अब ये भी एक रिस्क है कि जरूरी नहीं कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट हो रही है वो सेम इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट आपकी ट्रांजैक्शन के स्पॉट रेट में हो, मार्केट में हो। ठीक है, सेम उसी रेशियो से ऊपर नीचे हो रहा हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे अगर फर्ज करें 10% का नुकसान हो रहा है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे 10% का ही फायदा हो, यहाँ पे हो सकता है 5% का प्रॉफिट हो रहा हो। तो ये भी तो डिफरेंस आ रहे हैं, तो इस डिफरेंस पे भी तो लॉस है। और अगर यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 10% का लॉस हो सकता है, यहाँ 15% का लॉस हो रहा हो। तो ये बात इस जुमले में समझाई जा रही है कि ये भी एक डिसएडवांटेज है, जो एक जनरल डिसएडवांटेज है फ्यूचर का। ऊपर भी हमने यही पढ़ा था जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कर रहे थे। हमारा नेक्स्ट हेजिंग टेक्निक जो है वो इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस गिव्स एन ऑप्शन होल्डर द राइट, हक दे देता है टू पे और रिसीव इंटरेस्ट ऑन एन अग्रीड क्वांटिटी ऑफ मनी एट अ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट बिफोर अ फ्यूचर एक्सपायरी डेट। ऑप्शन ये है, देखो ऑप्शन और फ्यूचर आपको लगेगा कि अरे सेम चीज ही तो है मैम, क्यों आप मतलब व्हाई इट्स कमिंग अगेन एंड अगेन कि आपके पास आप इंटरेस्ट रेट लॉक कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट लॉक कर सकते हैं एट स्पेसिफिक डेट एट स्पेसिफिक टाइम। बट ऑप्शन में आप चाहें तो इस हेजिंग टेक्निक को, इस हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को चाहें तो एक्सरसाइज करें, चाहें तो ना करें। जरूरी नहीं है कि आपको इसे एक्सरसाइज करना ही करना है। सो द करेंसी ऑप्शंस कंपनीज कैन चूज वेदर टू बाय और नॉट। अ टेलर मेड इंटरेस्ट रेट ऑप्शन फ्रॉम अ बैंक, एक टेलर मेड ओवर द काउंटर ओटीसी भी आप खरीद सकते हैं, या फिर नेगोशिएटेड ऑप्शंस भी आप खरीद सकते हैं जो कस्टमाइज आपके नीड्स के मुताबिक बनी हुई हो। दूसरा स्टैंडर्ड इंटरेस्ट रेट ऑप्शन जो अवेलेबल है मार्केट में वो भी ले सकते हैं। प्लस ये ट्रेड भी हो सकते हैं, यानी कि आप इसको जरूरी नहीं कि एक्सरसाइज करें, खुद इससे बेनिफिट उठाएं, आप इसको बेच दें, आप खरीदें और इसको बेच दें किसी और को, कोई और एक्सरसाइज कर लें। और एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस, या फिर एक्सचेंज कर लें किसी और के साथ, मतलब किसी के पास ऑप्शन है और आपके पास भी ऑप्शन है, आपने अपने ऑप्शन को उसके ऑप्शन के साथ एक्सचेंज कर लिया। This is also possible, which is not available for future holder. Options offer the flexibility to the holder of enjoying the upside without a risk of suffering the downside of adverse interest rate movement. अब फ्यूचर में क्या हो रहा है, फ्यूचर में तो नेट ऑफ हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। यहाँ पे आप रिस्क से तो बच सकते हो, यानी कि जब आपका लॉस होने का अंदेशा है तब उससे आप बच जाओ, और जब आपका प्रॉफिट होने का अंदेशा है तो आप प्रॉफिट को भी एक्सरसाइज कर लो। यहाँ पे ये बेनिफिट है ऑप्शन में। क्या, लाइक फॉर एग्जांपल हमने उसमें भी फॉरेन एक्सचेंज रेट में भी किया था ना, कि जब डॉलर आपका पीकेआर फॉर एग्जांपल 100 रुपीज, और अब आपका डॉलर बढ़ गया है 90 रुपीज पे गिर गया है, तो 90 रुपीज पे गिरने से आपको फायदा हो रहा है, तो आप इस फायदे को फ्यूचर में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बट आप इस फायदे को ऑप्शन में एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसी तरह इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया है, 10% आपको इंटरेस्ट देना था बट 11% का हो गया है, तो ये रिस्क से आपको बचा लेगा ऑप्शन। बट अगर 9% हो गया रिस्क, यानी कि 10 से 9 पे आ गया है, जो आपको 9% देना था, बट अब आपने क्योंकि लॉक कर लिया तो अब तो आपको 10% ही देना पड़ेगा। बट ऑप्शन में ये ऑप्शन है कि जरूरी नहीं कि आप इसको एक्सरसाइज करो, आप 9% का ले लो। यानी कि जब आपका फायदा है तो आप फायदा भी इंजॉय करो, और जब आपका रिस्क है तो आप रिस्क से बच जाओ। तो ऑप्शन ये बात देता है, जो कि फ्यूचर में ये ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है भैया? अच्छा, ऑप्शन इन्वॉल्व्स पेइंग अ प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर, आप प्रीमियम में लेते हो। ऑप्शन ऑल्सो एक्ट्स एज अ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। एडवांटेजेस, ओटीसी ऑप्शन, traded options, not OTC options, are like futures, valid for a period of time. This is more flexible than a forward, which is only valid on a specific day. ठीक है, तो ये फॉरवर्ड से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है और फ्यूचर से भी ज्यादा बेहतर है।
अच्छा, ये ओटीसी ऑप्शंस, इनके पास ओटीसी ऑप्शंस नहीं होते ओवर द काउंटर ना। एक्सचेंज ट्रेडेड ऑप्शंस कैन बी सोल्ड ऑन इफ नॉट नीडेड। अगर आप उसको एक्सरसाइज नहीं करना चाह रहे ऑप्शन को, तो आप सेल ऑफ कर सकते हैं, ये फायदा है। एनी टाइप ऑफ ऑप्शन अलाउज अ कंपनी टू बेनिफिट फ्रॉम फेवरेबल इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स। कोई भी तरह का ऑप्शन आपके पास हो, वो आपको बिल्कुल अलाउ करेगा टू एंजॉय द बेनिफिट। डिसएडवांटेज क्या है? Exchange traded options are only available in large standard contract sizes. Any type of option will need to be purchased and the premium can be expensive. दो तरह के ये एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हमने देख लिए कि एक तो लार्ज, आप देखो फ्यूचर हो, फॉरवर्ड हो या ये हो, सबके एक ही तरह के डिसएडवांटेज है, तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सबसे कॉमन डिसएडवांटेज क्या है? लार्ज स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइजेस। दूसरा क्या है कि ऑप्शन प्राइस, ऑप्शन आपको खरीदना पड़ेगा और उसके ऊपर प्रीमियम देना पड़ेगा, जो कि एक्सपेंसिव हो सकता है। अब दो तरह के ऑप्शंस हैं, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन एन ऑप्शन टू पे इंटरेस्ट एट अ प्री डिटरमाइंड रेट on a standard notional amount over a fixed period in the future. Whereas call option is an option to receive interest at a predetermined rate on a standard notional amount over a fixed period in the future. सब चीज सेम है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रिसीव मिल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब पे करना पड़े इंटरेस्ट, तो यकीनन आपने बोरो किया हुआ है यहाँ पे। और जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो यकीनन आपने इन्वेस्ट किया है या आपने किसी को लोन दिया है, लोन गिवन। ठीक है। नेक्स्ट, ऑप्शन स्ट्रेटजीज। एन इंटरेस्ट रेट कैप प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट राइजेस फॉर अ बोरोवर। कैप लगा देने से ये श्योरिटी मिल जाती है कि नो मैटर व्हाट, इंटरेस्ट रेट 15% से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दैट वुड बी द मैक्सिमम। तो आपको एक सेफ्टी और श्योरिटी मिल जाती है कि ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा भी, तो 15% से ज्यादा नहीं जाएगा। एंड फ्लोर, इस फ्लोर करने से किसके लिए फायदा है? लेंडर के लिए, कि भाई इससे कम इंटरेस्ट रेट गिरेगा नहीं। इन्वेस्टर के लिए ये फायदा है, इट विल नॉट फॉल बिलो दिस रेट। एन इंटरेस्ट रेट कॉलर इज चीपर देन अ कैप और अ फ्लोर। अब ये कॉलर एक तीसरी चीज है। हमने कैप देख लिया, फ्लोर देख लिया, कॉलर इज समथिंग इन द मिडिल। इट्स चीपर फॉर अ बोरोअर, अ कॉलर वुड बी एज फॉलोज। एक बोरोअर के लिए कॉलर कैसा होगा? ये, इन दोनों का डिफरेंस यहां से लेकर यहां तक। कैप बाय अ पुट ऑप्शन, पे अ प्रीमियम। फ्लोर सेल अ कॉल ऑप्शन, रिसीव अ प्रीमियम। तो ये बीच का इसका क्या हो गया? कॉलर। So the cost of collar is lower than for buying an option alone. However, the borrowing company foregoes the benefit of movements in interest rates below the floor limit in exchange for this cost reduction. For an investor, a collar involves buying a call option and selling a put option. The investor therefore foregoes the benefit of movements in interest rates above the put option rate. अब देखो ना, फ्लोर पे लॉक करने का मतलब है कि इन्वेस्टर जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहा है कि वो ये इससे बिलो भी रेट पे बेच सकता था, बट फ्लोर की वजह से वो इससे कम रेट पर इंटरेस्ट चार्ज मतलब नहीं होगा। ठीक है। और बोरोअर कैप रेट पे उसके लिए फायदा है, मगर इन्वेस्टर चाहता तो कैप रेट से ऊपर भी तो इंटरेस्ट पे चार्ज कर सकता था ना, बट इट्स नॉट, इट्स लेटिंग गो ऑफ दैट बेनिफिट। एंड बोरोअर, और जो लोएस्ट रेट है उस पे भी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो हाईएस्ट रेट है उस पे भी वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, यानी वो इस पे गुजारा कर रहे हैं। तो वो इस पे गुजारा किस बेस पर कर रहे हैं? वो कॉलर को इन्वॉल्व करके इसको एंजॉय कर रहे हैं। वो कॉल ऑप्शन खरीद रहा है और वो पुट ऑप्शन बेच रहा है। तो कॉल ऑप्शन खरीदना और पुट ऑप्शन बेचने में उसको बेनिफिट हो रहा है, तो इस वजह से वो इन इन यहाँ पे निकाले हुए बेनिफिट या यहाँ से कमाए हुए बेनिफिट को इग्नोर कर रहे हैं या लेट गो कर रहे हैं। Activity 3. A company wishes to arrange a caller to fix a future interest rate on a variable rate 5-year loan it has obtained from its bank. Which of the following transactions will enable the company to arrange an appropriate caller? Buying a cap, buying a float, buying a cap, selling a float, selling a cap, selling a float, selling a cap, buying a float. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? Was buying a cap and selling a float. आप कैप खरीदोगे, फ्लोर सेल करोगे। बाइंग अ कैप का मतलब है पुट ऑप्शन,
सेट्स द मैक्सिमम रेट फॉर बोरोइंग, सेलिंग अ फ्लोर का मतलब है कॉल ऑप्शन, रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ द हेज बट ऑल्सो सेट्स अ मिनिमम इफेक्टिव रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू कैन लर्न दिस। कि जब हम कैप खरीदते हैं तो मतलब पुट ऑप्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बोरोइंग का मैक्सिमम रेट फिक्स हो रहा है, और जब हम फ्लोर सेल कर रहे हैं या फिर जिसको हम कॉल ऑप्शन कहते हैं, उसमें हमारा कॉस्ट ऑफ हेज रिड्यूस हो रहा है एंड देयरफॉर हम मिनिमम रेट पर सेट कर इंटरेस्ट को। Interest rate swaps, an agreement whereby the parties to the agreement exchange interest rate commitments. पार्टीज क्या कर रही हैं? एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट की कमिटमेंट कर रही हैं, यानी मेरे पास, इसको हम पता है प्लेन वनीला स्वैप भी कहते हैं। स्वैप है ना, स्वैप यानी मैं, फॉर एग्जांपल कंट्री ए कंट्री बी, मैं कंट्री ए हूँ, मैंने बी से लोन लिया है और मुझे इंटरेस्ट देना है 10% पे। कंट्री बी ने मेरी कंट्री से लोन लिया हुआ है 5% पे। तो हम ये 10 और 5 को हम क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे, नेट ऑफ कर लेंगे और चीजें जो है इजी कर लेंगे। स्वैप अलाउज अ कंपनी टू ऑर्गेनाइज अ न्यू लोन विदाउट इनकरिंग रिडेम्पशन पेनल्टीज फॉर अर्ली रिपेमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग लोन। तो इसमें हमारी रिडेम्पशन पेनल्टीज जो पड़ सकती थी वो हो गई, क्योंकि हमने क्या किया, दो कंपनीज ने आपस में जो दो अलग अलग कंट्रीज में थी स्वैप कर लिया। तो व्हाई डू द कंपनीज बॉदर स्वैपिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स विद ईच अदर? क्यों स्वैप करें? इसलिए स्वैप करें कि लाइक फॉर एग्जांपल देखो, होता ये है कि इसमें अब दोनों चीजें इन्वॉल्व है, इसमें इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है और इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट भी इन्वॉल्व है। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग कंट्रीज में है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये दुबई है और ये पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की कंपनी ने दुबई से लोन लिया हुआ है, दुबई की कंपनी ने पाकिस्तान के बैंक से लोन लिया हुआ है। तो अगर ये दोनों आपस में कंपनी स्वैप कर लेंगी तो ये ए बी को बोलेगा कि बी तुम पाकिस्तान में ही बैठे हो, तुम मेरे लोन के लिए इंटरेस्ट देते रहो, मैं तुम्हारे लोन के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट देता रहूंगा। तो क्या होगा कि हमारी जो फॉरेन करेंसी में जो एक्सचेंज रेट रिस्क आना था उससे हम बच जाएंगे। और क्योंकि मेरे मुझे अपनी करेंसी में पेमेंट करना आसान है, आपको अपनी करेंसी में पेमेंट करना आसान है, रादर के आप मार्केट जाओ, डॉलर लेकर आओ, यहाँ इंटरेस्ट भेजो और फिर मनी मार्केट फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क भी बेयर करो, बैंक के भी चार्जेस बेयर करो, और मैं भी जाऊं, मैं भी मार्केट से पीकेआर खरीदूं और फिर जाके मैं बेचूं, तो ये बड़ा ख्वारी है। तो रादर वी स्वैप, स्वैप करके हमारी क्या बचेगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बच जाएगी क्योंकि बहुत वैसे हाई होती। Terminating an original loan early may involve a significant termination fee, and taking out a new loan will involve issue cost. Arranging a swap can be significantly cheaper even if a banker is used as an intermediary, because the banker is simply acting as an agent on the swap arrangement and does not have to bear any default risk. The arrangement fee can be kept low. अच्छा, ये सेटिंग करने में बीच में बैंक भी इन्वॉल्व हो सकता है एज एन एजेंट, कि दो कंपनीज का स्वैप करवा दें। यील्ड कर्व, the term structure of interest rates refers to how the yield on bonds of a certain type, that means government bonds, varies according to the term of borrowing. तो yield कर्व हमें बेसिकली शो कर रहा है कि इंटरेस्ट आखिर किस तेजी से इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसकी यील्ड, यील्ड यानी कि कितना इससे हम जनरेट कर पा रहे हैं। Explanations of the yield curve, expectation theory, liquidity preference theory, market segmentation theory. So expectation theory क्या कह रही है? May reflect expectations that interest rates will rise in the future. So government has to offer higher returns on long-term debt. Whereas liquidity preference theory क्या कह रही है? Curve reflects the compensation that investors require higher returns for sacrificing liquidity on long-dated debts. अच्छा, ये सिर्फ लर्निंग पार्ट है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। इसको समझने में अभी फिलहाल कोई एज सच इसका बेनिफिट नहीं है। Short dated bonds tend to be more popular with banks. Long dated bonds are more popular with pension funds. There are different markets. This theory suggests that the slope of the yield curve will reflect conditions in different segments of the market. सिंपल लर्निंग पार्ट है, बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाके उसको यूज ना करो तब तक वो चीज समझ नहीं आती। तो लिहाजा ये ऐसी चीजें हैं कि जब आप स्टॉक मार्केट में या आप इंटरेस्ट वगैरह में एक्चुअल में फील्ड में उतरोगे तो ये चीजें तब जाके आपको और क्लैरिटी देंगी। बट फॉर नाउ इट्स जस्ट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, ट्रू एंड फॉल्स आ सकता है, कोई थ्योरेटिकल एमसीक्यू आ सकता है, जस्ट लर्न। ओके।
that what the yield curve reflects. All right. हमारे पास एक सेक्शन बी स्टाइल का ओटीक्यू है रिस्क मैनेजमेंट का, जिसमें डिपॉजिट रेट, बोरो रेट गिवन है. रॉबिन डज नॉट हैव एनी सरप्लस कैश टू यूज इन हेजिंग द फ्यूचर यूरो. ओके. अच्छा, ये इसमें हमें क्या क्या निकालना है, रिक्वायरमेंट क्या कह रही है. व्हाट वुड रॉबिन कंपनी डू टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द यूरो वैल्यू ड्रॉपिंग रिलेटिव टू द डॉलर बिफोर द यूरो 8 लाख इज रिसीव्ड. ऑल राइट, अब इसमें ये क्या कर रहे हैं. डिपॉजिट 8 लाख इमीडिएटली एज पार्ट ऑफ अ मनी मार्केट हेज. इसमें मनी मार्केट हेज यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों को शामिल करके ये सवाल दिया गया है, विच यू कैन ट्राई बिकॉज दोनों चैप्टर्स हम कर चुके हैं. या आप ट्राई करें, इसमें फिर भी कोई मसला हो, कुछ ना समझ आ रहा हो, we can always discuss. Okay, but first this question is for you to try after you complete studying the money market hedge, the foreign exchange rate risk and the interest rate risk. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड वी हैव कंप्लीटेड आवर एफएम. सो इट्स ऑल ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस नाउ, कि आप कितना अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है, उतना अच्छा है. जो क्वेश्चन ना समझ आए, कॉन्सेप्ट्स ना समझ आए या कैलकुलेशन में कोई मसला हो, बेझिझक पूछ लीजिएगा. ओके जी, थैंक यू वेरी मच. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. And yes, I would be suggesting a few of the technical articles जो आपने लाजमी पढ़ने हैं. Just let me suggest it now only. आपने सिंपली यहाँ जाना है, सर्च में FM टेक्निकल आर्टिकल्स. जब भी आप कोई सेक्शन, कोई टॉपिक करें, उसका टेक्निकल, उसकी रिवीजन किट करें, तो उसकी रिवीजन किट करने से पहले भी उसका टेक्निकल आर्टिकल जरूर देखें. One of the most important technical articles that I'm going to suggest is that a role purpose access D, C, D, E, F, G. 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 टेक्निकल आर्टिकल्स आपने लाजमी पढ़ने. ऊपर के भी अगर पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है, बट ये C, D, E, F, G ये आप मिस आउट नहीं कर सकते. ये 5 आपने पढ़ने हैं. इससे क्या होगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद क्लियर होगी उस टॉपिक के हवाले से कि हाँ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैसे होता है. तो इससे आपको बहुत हेल्प आउट, बहुत आसानी होगी, आपकी नॉलेज, आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लैरिफाई होगा. अगर कोई बात टेक्निकल आर्टिकल में भी नहीं समझ आती, यू कैन ऑलवेज रेफर बैक, यू कैन ऑलवेज आस्क. ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. अल्लाह हाफिज.